वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 7वीं का अध्याय हमारी बदलती पृथ्वी इस भूगोल के अध्याय के बारे में हम देखेंगे। इस अध्याय को हमने दो भागों में बांटा है। तो हम पहला जो भाग है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, जैसा कि हमारी बदलती पृथ्वी। जैसा देखिए आप, जैसा ये स्थलमंडलीय प्लेटें क्या है। स्थलमंडलीय प्लेट ये अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें हम स्थलमंडलीय प्लेटें कहते हैं। प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। मतलब ये जो ज़मीन के अंदर ये जो प्लेटें हैं वह स्थिर नहीं है। प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर के लगभग वो खिसकती रहती है। पृथ्वी के अंदर होने वाले मैग्मा में होने वाले गति के कारण ऐसा होता है। जैसा हमने पिछले अध्याय में देखा हमारे पृथ्वी के अंदर कि उसमें पृथ्वी के अंदर तप्त मैग्मा अथवा लावा जो पृथ्वी के सतह पर आने के बाद जैसा अग्निशैल बनता है वह बाहर के वातावरण के संपर्क में आने के कारण, और जो बीच बीच में ज्वालामुखी अथवा भूकंप जैसी आकस्मिक घटनाएं पृथ्वी के सतह पर हमें देखने को मिलती है, तो यह आंतरिक गति के कारण ऐसा होता है, ऊर्जा के कारण होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक कृत्रिम रूप घूमता रहता है। जैसा कि आप क्रियाकलाप में आप देखेंगे, जैसा कि एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधी बीकर में आप रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली ऊपर उठती रहती है। ऐसा क्यों होता है? पानी गर्म या ऊर्जा के कारण होता है। और पानी जब वो ठंडा होता है तो ये गर्म किया हुआ जो कागज़ का गोला है वो नीचे आ जाता है। इसी तरह पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। मतलब अत्यधिक टेम्परेचर और गति के कारण जो पृथ्वी के अंदर का मैग्मा अथवा लावा बाहर आता रहता है। स्थलमंडलीय प्लेट क्या है? भूपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी हुई है। अभी आप देखेंगे ये एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स क्या है। उसमें एंडोजेनिक अंत और एक्सो बाह्य, जेनिक यानी उत्पत्ति। अभी आप देखिए ये पृथ्वी की गतियां क्या है। इसमें पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण यह गतियां उत्पन्न होती है। मतलब वो गति जो आधार उसका क्या है, वह आकस्मिक प्रकार की है या और किसी और दूसरे प्रकार की है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में गठित होती है, मतलब पृथ्वी के अंदर, उन्हें आंतर्जनित या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उनको बहिर्जनिक या एक्सोजेनिक फोर्स उसको कहते हैं। अभी हम देखेंगे ये आंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, मतलब अंदर के अंदर, जैसा कि ज्वालामुखी भूकंप उसका उदाहरण है। तो कभी धीमी गति भूकंप या ज्वालामुखी के आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी के सतह पर अत्यधिक नुकसान होता है। जैसा आपको मालूम है कि भूकंप कब आने वाला है, ज्वालामुखी कब फटने वाला है, इसके बारे में ऐसी कोई भी जानकारी हमें पहले से मौजूद नहीं होती है, इसलिए उसको हम आकस्मिक कहते हैं। जैसा पृथ्वी की गतियाँ, अभी उसमें पृथ्वी की गति में एक आपका आंतर्जनित बल है, उसमें आपका आकस्मिक बल, उसका पटल निरूपण बल, पर्वत निर्माणकारी बल, और आकस्मिक बल में भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, मतलब मराठी में उसको हम डगर कोसळणे, जो पर्वतीय क्षेत्र में बरसात के समय ऐसी आकस्मिक घटनाएं घटती रहती है। जैसा कि ये बाह्यजनित बल, उसमें आपर्दन और निक्षेपण होता है।
जैसा कि नदी, बहता जल, पवन, समुद्र तरंगे, उसके कारण पृथ्वी के सतह पर भिन्न प्रकार की आकृतियाँ तैयार होती है, वो आकृतियाँ। जैसा कि ज्वालामुखी, भूपट्टी पर खुला एक ऐसा छेद होता है, अभी आप उस छेद को आप देखेंगे कि जैसा कि यह तप्त मैग्मा अथवा लावा, ये जैसा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग है, जैसा भूपट्टी पर खुला एक ऐसा छेद होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर अत्यधिक तापमान और गति के कारण ये ज्वालामुखी पृथ्वी के सतह पर अचानक आ जाता है। अभी आप ये एक ज्वालामुखी, उसमें मैग्मा प्रकोष्ठ, या आप देख सकते हैं यहाँ इकट्ठा व गर्म मैग्मा है। इसके बाद ये जो निकास अथवा वेंट, ये अक्सर ये आकृति परीक्षा में भी आती है। इसके अलावा क्रेटर, यानी जो छेद है जो पृथ्वी के सतह पर या प्रॉपर्टी पर, इससे कभी गैस एवं राख भी बाहर निकलती है। और आप देख सकते हैं कि कुछ भाग जो है पृथ्वी के अंदर ही रह जाता है मैग्मा का, और कुछ भाग बाहर चला आता है। जैसा ये पृथ्वी की प्रॉपर्टी आप देखिए, और ये मेंटल, ये मैग्मा के ऊपर का भाग। अब ये सबसे अंदर वाला जो भाग है ये मैग्मा का है, जो पृथ्वी के अंदर होता है। अब उसके आगे वाला भाग को हम देखते हैं। स्थलमंडलीय प्लेटों के गति के कारण पृथ्वी के सतह पर कंपन होते हैं। स्थलमंडलीय प्लेटों के गति के कारण, अब ये गति क्यों होती है? आंतरिक ऊर्जा और हलचलों के कारण ऐसा होता है, तो कंपन तैयार होती है। ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को हम भूकंप कहते हैं। मतलब पृथ्वी के या पृथ्वी के सतह पर जो कंपन अथवा हलचलें होती है उसे हम भूकंप कहते हैं। भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होते हैं जिन्हें हम उद्गम केंद्र होते हैं। मतलब जहाँ से उसका उद्गम होता है भूकंप का, तो उसको उद्गम केंद्र हम आगे आकृति में भी हम देखेंगे। जैसा आप ये देखिए उद्गम केंद्र, मतलब भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होते हैं जिन्हें हम उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को हम आदि केंद्र कहते हैं। आदि केंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। आदि केंद्र के निकट भाग में सर्वाधिक नुकसान होता है। आपने देखा होगा, हम यदि कोई छोटा सा तालाब है और उसमें हम पत्थर फेंकते हैं, तो जो लहरें हैं, जहाँ पत्थर पड़ा है वह बड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं, और जैसा जैसा वह दूर पर वह लहरें चली जाती हैं तो उसका जो उछालना है वो कम होता है। इसी तरह पृथ्वी के अंदर, मतलब अंदर से जो सतह पर जो भूकंप होता है, तो जो आदि केंद्र और उद्गम केंद्र, उस पर वहाँ पर प्रभाव उसका ज़्यादा होता है। जैसा जैसा आदि केंद्र से मतलब भूकंप की तीव्रता कम होती है, आदि केंद्र के दूरी पर, मतलब जैसा दूर जाते तो उसकी तीव्रता कम होती है। अभी हम देखेंगे ये आकृति एक भूकंप की उत्पत्ति के, जैसा हमने पिछले स्लाइड में देखा था उद्गम केंद्र। अब उद्गम केंद्र में वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का आदि केंद्र होता है। मतलब ये भूकंप के ऊर्जा का केंद्र है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे प्लेट सीमा है, ये उसका आदि केंद्र है। अब ये आदि केंद्र और ये भूकंप का उद्गम स्थान, यहाँ पर भूकंप के प्रभाव का असर सबसे ज़्यादा होता है। जैसा जैसा दूर चले जाते हैं तो उसका असर कम हमको दिखाई देता है। जैसा भूकंपीय तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती रहती है, मतलब चारों तरफ, कोई एक ही दिशा में नहीं होती। जैसा कि भूकंपीय तरंगों तीन प्रकार की होती है। पी तरंगे अथवा अंतर्गीय तरंगे, मतलब प्राइमरी। एस मतलब स्मॉल तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे। एल लार्ज लेवल पर यानी पृष्ठीय स्तर पर यह तरंगे, तो इसका अलग अलग विश्वकोश में आप देख सकते हैं उसका और डिटेल में जानकारी। इसके अलावा एक एक्टिविटी बताई गई है। अभी आप देखिए बर्तन ले और उसे जल से भरकर वो उसको ढक्कन से बंद कर दे।
तथा जल गर्म करने के लिए रख दे। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दे तो क्या होता है? जैसे ही जल में उबाल आता है, ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं अपने ढक्कन के ऊपर रखी उसमें कंपन उत्पन्न होते हैं। दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है। और इसी भांति जब भूकंप आता है तो पृथ्वी के सतह पर कंपन निर्माण करता है। मतलब आपके घर में इस तरह का प्रयोग जब अपनी माँ खाना बनाती है या दूध गर्म करती है या आलू उबालती है, तो उस समय बर्तन, अब जैसा भगोना है उसके ऊपर प्लेट रखिए और उसके अंदर कोई चीज़ उबालने के लिए डाल दीजिए और मटर है या शिंगदाना है, कुछ भी चीज़ है, चम्मच, वो उड़ जाएगी, क्योंकि अंदर की ऊर्जा के कारण ऐसा कंपन निर्माण होता है। अभी आप देखिए, ये भूकंप के बारे में हम जानकारी लेंगे। भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है। मतलब कल भूकंप आने वाला है, 1 साल के बाद आने वाला है, अभी कभी आने ही वाला नहीं, इस तरह की जानकारी किसी के पास भी नहीं होती या भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो, तो उसके प्रभाव को निश्चित हम कर सकते हैं। जैसा आपको मालूम है, भारत में या संसार में कई सारी जगह पर इस तरह के भूकंप के उदाहरण देखने को मिलते। जैसा 1993 में लातूर महाराष्ट्र के किल्लारी में इस तरह का भूकंप आया था। 26 जनवरी 2001 में गुजरात के कच्छ में काफ़ी बड़ा भूकंप आया था। तो उसके बारे में किसी को मालूम नहीं था कि कब भूकंप आने वाला है या भविष्य में कब आ सकता है। लेकिन स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीके से भूकंप की संभावना का अनुमान लगा सकते हैं। तो साधारणतः ऐसा, जैसा गांव के लोग या स्थानीय लोग भूकंप के बारे में ऐसे तर्क वितर्क करते रहते, अनुमान लगाते रहते हैं। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, कई बार जैसा कुत्ता है हमारे घर के बाहर निकल जाता है, लेकिन अक्सर कुत्ता घर के बाहर निकलेगा तो हम ये नहीं बोलेंगे कि भूकंप आता है। लेकिन जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाबों में मछलियों की उत्तेजना और सांपों का धरातल पर आना, तो ऐसे कुछ लोग अनुमान लगाते हैं। अभी हम एक केस स्टडी के बारे में हम देखेंगे। भूकंप के परिणामों का अध्ययन क्या है? जैसा कि हमने देखा, 26 जनवरी 2001 में गुजरात की भूकंप शहर में काफ़ी बड़ा भूकंप आया था और उसका रिक्टर स्केल जो है 6.9 तीव्रता का था और काफ़ी बड़ा भीषण भूकंप था। शहर में आग लगती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को अपील करते हैं कि राहत और सामग्री राज्य सरकार के पास पहुंचाई जाए। हाँ, लोगों को किसी प्रकार का जो है तकलीफ उनको ना हो। और उसी समय जैसा कि 26 जनवरी का रैली निकली हुई थी और उसमें स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुआ। लगभग 971 छात्र और 31 शिक्षक, इनकी मौत उसके अंदर हुई। अभी हम उसमें भूज में काफ़ी तबाह भी हुई थी और ये गुजरात में भूकंप के द्वारा किस तरह विनाश हुआ है उसका एक बिल्डिंग का चित्र भी आप देख सकते हैं। हम भूकंप के परिणाम क्या होते हैं उसके बारे में भी हम ज़्यादा और डिटेल जानकारी लेंगे। कई बार भूकंप की तीव्रता इतनी होती है कि सरकार को आपातकाल की घोषणा करनी पड़ती है। अभी आप देखिए, ये भूकंप के परिणाम क्या है। ये मनुष्य हानि और प्राण हानि और वित्त हानि बड़े पैमाने पर होती है। मतलब उसमें लोगों की जान बहुत बड़े पैमाने पर जाती है। यदि लोग घर के अंदर है, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है या जानवर घर के अंदर वहाँ बांधे हुए हैं, या वित्त हानि, काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। ज़मीने में बड़ी बड़ी दरारें निर्माण होती है, क्रैक बड़ा बड़ा जाता है। कई बार जो सड़क है उसमें ज़मीन में बड़ी बड़ी दरारें निर्माण होना, क्रैक चले जाना। इसके अलावा जो सड़क आने जाने का रास्ता है उसमें ही दरारें पड़ जाना, मतलब जिसके कारण राहत और सामग्री को पहुंचाना कई बार जो है उसमें अवरोध उत्पन्न होता है। बड़े बड़ी इमारतों का गिरना, फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें या विद्युत स्टेशनों अवरोधित होना। जैसा कि फ़ोन की लाइनें यदि टूट जाती हैं तो लोगों को संपर्क करना मुश्किल होता है। जैसा पीने की पानी की पाइपलाइन कभी टूट जाती है, ज़मीन में बड़े बड़े दरारें पड़ते हैं तो पीने के पानी की समस्या निर्माण होती है। जैसा विद्युत स्टेशन
जहाँ उनके लाइन तार आती है वो टूट जाती है, संचार लाइनें और मोबाइल टावर तक गिर जाते हैं और जिसमें संपर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी आप देखिए भूकंप से बचाव हम किस तरह किया जाए। अभी भूकंप से बचाव की तैयारी। अभी भूकंप के दौरान हम कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान, रसोई के रसोई का काउंटर, मतलब जहाँ हम लोग खाना बनाते हैं, मेज के नीचे यानी टेबल के नीचे और दीवार के अंदरूनी कोने में हम खड़े हो सकते हैं और जिससे हमारी जान बच सकती है। हम लोगों ने किस चीज़ से दूर होना चाहिए? जैसा कि हमने देखा कि भूकंप कब आने वाला है, इसके बारे में हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन हम उससे पहले से तैयारी या उसमें सतर्कता या जानकारी हम रख सकते हैं। इनमें से दूर रहे, आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास या टूट सकने वाली खिड़कियां या शीशे या दर्पण या फोटो फ्रेम, इससे हम दूर रहना चाहिए। पहले से तैयार रहे, अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच में जागरूकता फैलाए और आपदा का सामना और उसका विश्वास करें। मतलब इस तरह का हमने जानकारी रखना ज़रूरी है। अभी आप देखिए, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। सॉरी, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। मतलब भूकंप नापने के लिए जो यंत्र है उसे भूकंप लिपि लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिसे भूकंप की तीव्रता 2 अथवा उससे कम होती है, उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, थोड़ी सी हलचल होती है। जैसा हमारे घर का पंखा बंद है तो थोड़ा सा हिल जाता है, लेकिन उससे नुकसान नहीं होता। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। मतलब हमारे घर के बर्तन गिर सकते हैं, दीवारें गिर सकते हैं या कई बार जो है तारें टूट सकती है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक है वो शक्तिशाली भूकंप है। जैसा हमने देखा 26 जनवरी 2001 में गुजरात के कच्छ में जो भूकंप आया था, उसका रिक्टर स्केल पर 6.9 इतना था। जैसा और जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली भूकंप समझा जाता है। अभी आप ये देख सकते हैं, ये भूकंप लेखी ये यंत्र और उसके सहायता से कितनी भूकंप की तीव्रता है उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी हम जो हमारा आधा भाग हुआ है चैप्टर का, उसके ऊपर हम कुछ आपको प्रश्न दे रहे हैं और ये प्रश्न आप ये पूरा वीडियो सुनने के बाद अपने नोटबुक में आपको लिखना है। प्लेटो प्लेटें क्या होती है? प्लेटो क्यों घूमती है? सॉरी, प्लेटो क्यों घूमती है? बहिर्जनिक एवं आंतर्जनित बल क्या है? भूकंप किसे कहते हैं? स्थलमंडलीय प्लेट किसे कहते हैं? भूकंप के परिणाम बताइए। तो इस तरह कुछ और भी प्रश्न हैं। अभी आपका ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।